भारत द्वारा किसी दूसरे देश में ऐसा कोई बंदरगाह वगैरह डेवलप किया जा रहा है तो पोर्ट डेवलप्ड अब्रॉड। हाँ, भारत द्वारा ऐसा एक बंदरगाह विकसित किया जा रहा है चाबहार पोर्ट ईरान में। ईरान और भारत के बीच में 2016 में एक एग्रीमेंट हुआ था कि वहां पर ईरान का एक बंदरगाह है चाबहार पोर्ट, जिसके अंतर्गत दो बंदरगाहों का विकास किया जाना है। एक है शाहिद कालंतारी और दूसरा है शाहिद बहेश्ती। ये दो बंदरगाह हैं जो चाबहार पोर्ट के अंतर्गत इनका डेवलपमेंट किया जाना है। ये जो चाबहार है ये गल्फ ऑफ ओमान माने ओमान की खाड़ी में एक जो है पोर्ट सिटी है। अभी यहाँ पर पोर्ट डेवलपमेंट का काम 2016 में भारत के साथ एग्रीमेंट हुआ था कि शुरू किया जाना है। ठीक है, अब अगर ये शुरू हो जाएगा तो इससे भारत को अफगानिस्तान और ईरान वगैरह तक अच्छी खासी एक जो है वो रीच मिल जाएगी। लेकिन अभी हाल ही में ऐसा कुछ पता चला है कि चीन के बहकावे में आकर ईरान ने भारत को स्पोर्ट्स में जो एग्रीमेंट हुआ था उससे बाहर करने की बातचीत हो रही है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। तो एनीवे, चाबहार पोर्ट वेरी इंपॉर्टेंट विच इज बीइंग डेवलपिंग बाय इंडिया एट ईरान। ठीक है, चलिए। आयरन ओर एक्सपोर्टिंग पोर्ट्स, भारत के ऐसे बंदरगाह जहां से लौह अयस्क का निर्यात किया जाता है किसी दूसरे देश को। भारत ज्यादातर जो अपना लौह अयस्क है, आयरन ओर है, वो एक्सपोर्ट करता है जापान को, चाइना को और साउथ कोरिया को। ठीक है, तो उन देशों को जो हम अपना एक्सपोर्ट करते हैं तो उनमें से सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह है मार्मागांव पोर्ट। ठीक है, यहां से बहुत ज्यादा मात्रा में आयरन ओर जो है गोवा से, ठीक है, एक्सपोर्ट किया जाता है। फिर न्यू बेंगलोर, पारादीप, विशाखापट्टनम, चेन्नई, these are the 5 important ports from which iron ore are particularly exported. Ports by highest volume of traffic, सबसे ज्यादा ट्रैफिक पैसेंजर प्लस कार्गो दोनों का कहां पर होता है? कांडला। 17% जो टोटल ट्रैफिक है ट्रेड प्लस पैसेंजर का, कार्गो प्लस पैसेंजर का, वो कांडला में। तो कांडला इज द मोस्ट बिजिएस्ट पोर्ट ऑफ इंडिया। इट इज फॉलोड बाय पारादीप। फिर ये परसेंटेज लिखेगी कितना परसेंटेज जो ट्रैफिक का कितना परसेंट यहाँ पर होता है। पारादीप में 15%, जवाहरलाल नेहरू या इसी को नावा सेवा कहते हैं 10%, विशाखापट्टनम 9.5% और मुंबई 9%। दीज आर 5 जो है हाईएस्ट ट्रैफिक वॉल्यूम के हिसाब से भारत के बंदरगाह। अब प्रोजेक्ट उन्नति क्या है? प्रोजेक्ट उन्नति मॉडर्नाइजेशन एंड इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी ऑफ मेजर पोर्ट्स। भारत के जो 12 बंदरगाह हैं उन 12 मेजर बंदरगाहों को मॉडर्नाइज करना और उनके प्रोडक्टिविटी में उनको इंटरनेशनल लेवल का बनाना, अपडेट करना, इसके लिए प्रोजेक्ट उन्नति मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग द्वारा चालू किया गया था। माइनर पोर्ट्स क्या होते हैं? ठीक है, भारत के संविधान में जो शिपिंग है इंक्लूडिंग पोर्ट्स ये कंकरेंट लिस्ट में, इट मींस जो शिपिंग है और पोर्ट्स है उस पर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों नियम बना सकते हैं। ठीक है, लेकिन व्यवस्था क्या की गई है? व्यवस्था ये की गई है कि जो शिपिंग है और जो मेजर पोर्ट्स हैं उसको तो सेंट्रल गवर्नमेंट देखेगा और जो माइनर पोर्ट्स हैं उन माइनर पोर्ट्स को स्टेट गवर्नमेंट देखेगी। तो माइनर पोर्ट्स क्या है? लगभग 207 माइनर पोर्ट्स इस समय भारत में है। सबसे ज्यादा पोर्ट्स स्टेट वाइज यदि देखें तो महाराष्ट्र में है 48, इट इज फॉलोड बाय गुजरात 41, उसके बाद तमिलनाडु, ऐसे वो मैंने आपको लिस्ट पीडीएफ बना करके मैं आपको भेज दूंगा, उसमें आप केवल एक बार पढ़ लेना। ठीक है, कि कौन कौन से पोर्ट्स किस कोस्टल एरियाज में, ऑब्वियसली 9 कोस्टल एरियाज और 4 यूटीज जो कोस्ट में है उनमें ये मेजर पोर्ट्स यहाँ पर बनाए गए हैं। तो पीडीएफ विल बी अपलोडेड इन आवर ग्रुप। अब अपने व्हाट्सएप ग्रुप में मैं पीडीएफ अपलोड कर दूंगा जिसमें सारा डिटेल माइनर पोर्ट्स से रिलेटेड उसमें अवेलेबल होगा, उसमें आप एक बार गो थ्रू कर लेना। चलिए, तो मेजर पोर्ट्स हो गया, माइनर पोर्ट्स हो गया। प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियन पोर्ट्स, भारत के बंदरगाहों की समस्या क्या है? एक तो भारत के बंदरगाहों में बहुत अधिक भीड़ होती है, ट्रैफिक वॉल्यूम बहुत ज्यादा है और अनएबल टू मीट इंटरनेशनल रिक्वायरमेंट, जिसके कारण हम जो अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था होनी चाहिए ट्रैफिक वगैरह की पोर्ट्स में वो हम मेंटेन नहीं कर पाते। दूसरा, लैक ऑफ कनेक्टिविटी। हमारे जो मेजर पोर्ट्स हैं वहां पर एयरवेज, रोडवेज और रेलवेज की प्रॉपर कनेक्टिविटी सुटेबल ढंग से भी जो है बन नहीं पाई है। मोर कंटेनर ट्रैफिक, कंटेनर बहुत ज्यादा पड़े होते हैं वहां पर, तो कंटेनर ट्रैफिक बहुत ज्यादा होता है। हाईली टाइम टेकिंग, हाईली टाइम टेकिंग माने किसी बंदरगाह पर एक जहाज का आना
उसका लोडिंग होना, उसका डीलोडिंग होना, फिर वहां से उसका रवाना हो जाना, इस पूरे टाइम में, इस पूरे शेड्यूल में इंडिया में बहुत ज्यादा टाइम लगता है। लगभग इंडिया में ये समय 18 से 22 घंटे तक होता है, जबकि बड़े बड़े बंदरगाहों में ये समय 6 घंटे से लेकर 10 घंटे के बीच में होता है। ठीक है, तो हाईली टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है इंडिया में लोडिंग डीलोडिंग ऑफ शिप्स। ठीक है, तो ये चार बड़े समस्याएं हैं, कोई बहुत बड़ी नहीं है, लेकिन फिर भी इनको सॉल्व करने के लिए आप क्या क्या तरीके बता सकते हैं। तो जो सॉल्यूशन, जो प्रॉब्लम है उसी को कम करने, रस कम करने की जरूरत है, ज्यादा और ज्यादा बेहतर बंदरगाह बनाने की जरूरत है। ठीक है, उनको कनेक्टिविटी में लाने की जरूरत है, कंटेनर ट्रैफिक कम करने की जरूरत है, और थोड़ा सा जो टाइम है उसको इंटरनेशनल लेवल पे ला करके करना है। तो जो 5 जो ऊपर हमने जो समस्याएं बताई हैं उसी के रिस्पेक्ट में आप सॉल्यूशन मैंने यहाँ नहीं लिखा है, आप अपने हिसाब से उसको लिख लीजिएगा। भारत सरकार ने पोर्ट डेवलपमेंट के लिए कुछ कदम उठाए हैं क्या? हाँ, उठाए हैं। प्रोजेक्ट उन्नति स्टार्ट किया गया है। ठीक है, 100% एफडीआई दे दिया गया है ऑटोमेटिक रूट से। पोर्ट एंड हार्बर डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस, बंदरगाह और पोताश्रयों के निर्माण और उसके प्रबंधन के लिए, मेंटेनेंस के लिए, रखरखाव के लिए 100% एफडीआई भारत सरकार ने ऑटोमेटिक रूट से दे दिया है। ठीक है, इसके अलावा 2015 में मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग और मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने मिलकर के इंडियन पोर्ट रेल एंड रोपवे कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया स्थापित किया है, जिसका प्रमुख उद्देश्य ये दूसरी वाली समस्या को समाप्त करना है, यानी मेजर बंदरगाहों को रेलवे, रोडवे इत्यादि से जोड़ना है। प्राइवेट एंड कॉर्पोरेट पार्टिसिपेशन, भारत सरकार ने अब पोर्ट सेक्टर में कॉर्पोरेट बॉडीज को भी अलाउ कर दिया कि आप आइए पोर्ट का डेवलपमेंट कीजिए, और प्राइवेट सेक्टर को भी अलाउ कर दिया है। तो ये 4 बड़े कदम भारत सरकार ने पोर्ट सेक्टर को डेवलप करने के लिए उठाया है। अब एक जरूरी जानकारी है, एंशिएंट पोर्ट्स ऑफ इंडिया, प्राचीन काल में भी भारत के कुछ बंदरगाह थे जो इस समय एग्जिस्टेंस में नहीं है, लेकिन वो अपने दौर पे बहुत फेमस हुआ करते थे। लोथल सिंधु घाटी सभ्यता के समय एक बहुत इंपॉर्टेंट पोर्ट और डॉक यार्ड या शिप यार्ड, यानी यहाँ जहाज भी बनते थे, ये दोनों था। इसकी डिस्कवरी 1954 में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा किया गया। अर्लीस्ट नॉन डॉक ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया का सबसे प्राचीनतम ये डॉक यार्ड है जहां पर जहाजों का निर्माण किया जाता है। ठीक है, गोदी था ये डॉक यार्ड माने या शिप यार्ड यानी गोदी। ठीक है, दूसरा मुजीरिस केरला में है। जब हम इतिहास पढ़ेंगे तो उसमें साउथ इंडिया के 3 फेमस राजा हुए थे, चोल, चेर, पांडे। तो ये चेर जो राजा हुए थे, चेरा किंगडम, उसके समय में मुजीरिस बहुत इंपॉर्टेंट बंदरगाह था केरल में, और इसी के माध्यम से जो रोमन और ग्रीस के देश थे, रोम और ग्रीस के देश थे, उनके साथ व्यापार किया जाता था, खास करके काली मिर्च का, शराब का, और जो है पल्स का, मोतियों का। ठीक है, चलिए तीसरे नंबर पे पूम पुहार या केवल पुहार भी इसको कहा जाता है, ये तमिलनाडु में है। चोल पीरियड में ये सबसे इंपॉर्टेंट पोर्ट था। वर्तमान में ये जो पूम पुहार है या पुहार है, ये कावेरीपट्टनम के नाम से जाना जाता है। तो आज भी कावेरीपट्टनम एक इंपॉर्टेंट पोर्ट है तमिलनाडु में। ठीक है, हालांकि वो माइनर पोर्ट है, लेकिन चोला पीरियड में ये सबसे इंपॉर्टेंट पोर्ट था, और तब इसका नाम पूम पुहार या केवल पुहार होता था। चौथे नंबर पे है अरिकमेडु। अरिकमेडु एक इंपॉर्टेंट बंदरगाह, ये भी चोला पीरियड का एक इंपॉर्टेंट बंदरगाह था, और वर्तमान में ये पुडुचेरी पे लोकेटेड है। भरूच, कहीं कहीं VHARUCH मिलता है, कहीं कहीं BHAROCH मिलता है, कहीं कहीं BAROCH मिलता है। तो जो भी हो, बरोच या भरोच या भरूच। ठीक है, इसी का दूसरा नाम मिलता है बैरीगाजा, VARYGAZA, बैरीगाजा। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट बंदरगाह गुजरात में जो है, ये ईस्ट इंडिया कंपनी के समय भी एक बहुत इंपॉर्टेंट बंदरगाह रहा है, और इसके पहले भी अगर हम जाएं तो मुगल्स के और पहले जाएं तो दिल्ली सल्तनत। तो ये एक लंबे समय से एक इंपॉर्टेंट बंदरगाह रहा हुआ है। आज भी गल्फ ऑफ खंभात में ये एक टाइडल पोर्ट था उस समय। ठीक है, चलिए फिर है कालीकट। कालीकट जो है कोझिकोडे, आजकल उसको कोझिकोडे के नाम से जाना जाता है, केरल में स्थित है। यहीं पर वास्को डी गामा 1498 में लैंड किया था। ताम्रलिप्ति गुप्त काल में, गुप्ता पीरियड में एक इंपॉर्टेंट बंदरगाह था पश्चिम बंगाल में, ये आज भी ये जगह है, पोर्ट नहीं रह गया है। फिर सूरत गुजरात में, ब्रिटिश पीरियड में और उसके पहले मुगल पीरियड में सबसे महत्वपूर्ण व्यापारिक बंदरगाह सूरत बंदरगाह था। कोरकाई तमिलनाडु में, ये पांडेय के समय में, चोल चेर पांडे जो हुए हैं, पांडेय के समय में इंपॉर्टेंट बंदरगाह था कोराई। और क्विलोन जो कि वर्तमान में कोल्लम के नाम से जाना जाता है और केरल में है। तो ये 10 एंशिएंट पोर्ट्स इंडिया के, जिसके माध्यम से नेविगेशन किया जाता था, ट्रेड किया जाता था, या
नेवल वॉर इत्यादि इन सब के माध्यम से किए जाते हैं। अब बंदरगाह कितने प्रकार के होते हैं, टाइप्स ऑफ पोर्ट्स, एक जानकारी के लिए है। ये 6 प्रकार के, और भी कई प्रकार के होते हैं, मैंने 6 प्रकार का डिस्कस किया है। ड्राई पोर्ट माने सीधी सी बात है जो कि कोस्टल एरिया में ना हो, पानी ना हो, एक सूखे जगह में, इनलैंड में, ठीक है, चारों तरफ से भूमि है और उसके बीच में एक हमने पोर्ट डेवलप कर दिया, उसको ड्राई पोर्ट कहते हैं। वो ड्राई पोर्ट एक्चुअली किसी एक जो हमारा रियल में जो सी पोर्ट है उसके वर्डन को कम करने के लिए या वहां पर चीजों को लाकर कलेक्ट करना, इकट्ठा करना, फिर वहां से सी पोर्ट तक चीजों को पहुंचाने के लिए ड्राई पोर्ट को डेवलप किया जाता है। ऐसे ड्राई पोर्ट मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, मुंबई में, महाराष्ट्र में, कई जगह मतलब ऐसे ड्राई पोर्ट्स इंडिया में बनाए जा चुके हैं। दूसरा होता है फिशिंग पोर्ट। ऑब्वियसली ऐसे बंदरगाह जिसको ट्रेड वगैरह के लिए नहीं, केवल मछली मारने के लिए उसको डेवलप किया जाता है, ठीक है, ऐसे पोर्ट फिशिंग पोर्ट कहलाते हैं। जैसे भारत में जो कोलकाता पोर्ट है, विशाखापट्टनम पोर्ट है, ये फिशिंग पोर्ट भी है साथ में, ठीक है, पर वो और भी साथ में काम करते हैं। लेकिन कुछ देशों में जहां पर ट्रेड वगैरह ज्यादा नहीं है, वहां पर पर्टिकुलरली यूरोप के देशों में, नॉर्वे में फिशिंग पोर्ट ज्यादा काफी मात्रा में पाए जाते हैं। तीसरे नंबर पे इनलैंड पोर्ट। वही ड्राई पोर्ट और इनलैंड पोर्ट एक तरीके से ठीक ही सेम ही होते हैं, यानी कोस्ट से दूर, लैंड के बीचों बीच में इनलैंड पोर्ट बनाए जाते हैं। सी पोर्ट ऑब्वियसली सी बात है, समुद्र पर स्थित है, सी पोर्ट है। वार्म वाटर पोर्ट। वार्म वाटर पोर्ट का मतलब होता है ऐसे बंदरगाह जो ठंड के दिनों में भी वहां पर बर्फ नहीं जमती और वो 12 महीने ऑपरेट होता रहता है, ऐसे बंदरगाह को वार्म वाटर पोर्ट कहते हैं। उदाहरण के लिए मुरमांस्क पोर्ट रसिया में पाया जाता है, ठीक है। तो यूरोप के देशों में खास करके 66 डिग्री के ऊपर कुछ ऐसे सिटीज लोकेटेड हैं जो ठंड के दिनों में, क्योंकि वहां ऑलरेडी ठंड बहुत ज्यादा पड़ती है, तो वो जम जाते हैं और वहां पर पोर्ट एक्टिविटीज नहीं हो पाती। लेकिन कुछ कारणों से, ठीक है, जैसे वहां पर वार्म वाटर वगैरह, वार्म ओशन करंट वगैरह बह रहा हो, तो उसके कारण वो बर्फ नहीं वहां पर जम पाती और पोर्ट ऑपरेट होता रहता है। ऐसे पोर्ट को वार्म वाटर पोर्ट कहते हैं। तो एग्जांपल मुरमांस्क इज द वार्म वाटर पोर्ट। इसके अलावा नेवल पोर्ट, कुछ ऐसे पोर्ट होते हैं जो पर्टिकुलरली नौसैनिक क्रियाओं के लिए बनाए जाते हैं, ठीक है। तो ये कुछ पोर्ट्स के एग्जाम वो हो गए। वर्ल्ड्स बिजिएस्ट पोर्ट, दुनिया के सबसे व्यस्ततम बंदरगाह। पहला कार्गो के रिस्पेक्ट में, दूसरा पैसेंजर के रिस्पेक्ट में। कार्गो के रिस्पेक्ट में सबसे बिजिएस्ट एयरपोर्ट है, पोर्ट है शंघाई चाइना में, दूसरा सिंगापुर में, तीसरा शेनज़ेन चाइना, चौथा निग्बो झाउसान ये भी चाइना, और पांचवा हांगकांग ये भी एक चाइना का पार्ट है, ठीक है। तो 5 में से तो 4 चाइना ही के हैं, चलो ठीक है। पैसेंजर के मामले में सबसे जो बिजिएस्ट एयरपोर्ट है वो है हेलसिंकी, फिनलैंड की राजधानी। दूसरा डोवर, ब्रिटेन में है। तीसरा टैलिन, एस्टोनिया, यूरोप का एक देश है। मैसीना, इटली, और कैलाइस, फ्रांस। तो पैसेंजर के मामले में सारे जो बिजिएस्ट पोर्ट हैं वो यूरोप के देशों में पाए जाते हैं, और कार्गो के रिस्पेक्ट में जितने हैं वो एशिया के देशों में पाए जाते हैं। भारत में शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री देखते हैं हम लोग, ठीक है। शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री, फर्स्ट शिपिंग कंपनी, भारत में पहली शिपिंग कंपनी खोली गई थी सिंधिया स्टीम नेविगेशन कंपनी 5 अप्रैल 1919 को। इसी उपलक्ष्य में 5 अप्रैल को प्रति साल भारत में नेशनल मैरीटाइम डे सेलिब्रेट किया जाता है, राष्ट्रीय सामुद्रिक दिवस 5 अप्रैल, क्योंकि इसी दिन भारत में पहली जहाज कंपनी खुली थी और जहाज भारत से होकर के ब्रिटेन भेजी गई थी। इसको स्थापित करने वाले कुछ इंपॉर्टेंट व्यक्ति के नाम हैं बॉलचंद हीराचंद, नरोत्तम मुखर्जी, किलाचंद देवचंद और लल्लू भाई सामलदास। इन 4 लोगों ने मिलकर के इस कंपनी को जो है स्टार्ट किया था। अब हम देखते हैं फर्स्ट शिप बिल्डिंग फैक्ट्री। भारत की पहली शिप बिल्डिंग फैक्ट्री विशाखापट्टनम में खोली गई, जिसको हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के नाम से जाना जाता था 1941 में। वर्तमान में भारत का सबसे बड़ा जो शिप बिल्डिंग कंपनी है वो है कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड, CSL। हम इसके बारे में पहले डिटेल से पढ़ चुके हैं। वर्तमान में इंडिया इज 6th लार्जेस्ट शिप बिल्डिंग कंट्री। दुनिया में भारत इस समय 6वीं सबसे बड़ी जहाज बनाने वाली कंपनी है। तो 5 कौन है? सबसे इंपॉर्टेंट है साउथ कोरिया, दूसरे नंबर पे चाइना, तीसरे नंबर पे जापान। ये तीनों एशियन कंट्रीज हैं। उसके बाद ग्रीस और उसके बाद ब्रिटेन। तो दुनिया में भारत किस नंबर पे है? 6वें नंबर पे। लेकिन अगर हम एशिया की बात करें तो जापान के बाद हम 4थे नंबर पे। ठीक है, चलिए। शिप बिल्डिंग सब्सिडी स्कीम, भारत ने अपने यहाँ शिप बिल्डिंग को प्रमोट करने के लिए एक शिप बिल्डिंग सब्सिडी स्कीम स्टार्ट की थी 1971 में, जिसमें जो
केंद्र सरकार की PSUs हैं जो जहाज बनाती हैं, उनको 30% तक एक्स्ट्रा सब्सिडी दी जाती थी जहाज बनाने के लिए। फिर इस कार्यक्रम को 2002 में और आगे बढ़ाया गया और बोले अब प्राइवेट कंपनियों को भी 30% सब्सिडी दी जाएगी ताकि जहाज बनाने के काम में तेजी लाई जा सके। ठीक है, तो ये शिप बिल्डिंग सब्सिडी स्कीम आपको ये ध्यान रखना। शिप रिपेयरिंग, भारत में जहाज की मरम्मत वगैरह करने के लिए 28 गोदियां हैं, 28 शिप यार्ड हैं, जिनमें से 20 शिप यार्ड प्राइवेट सेक्टर में, 6 पब्लिक सेक्टर में और 2 स्टेट गवर्नमेंट्स। तो ये 2 जो स्टेट गवर्नमेंट्स में हैं, इनमें से एक गुजरात में है और एक बंगाल में है। ठीक है, पश्चिम बंगाल में। तो ये 28 कंपनियां हैं। अब FDI इन शिप बिल्डिंग एंड शिप रिपेयरिंग, भारत सरकार ने शिप बिल्डिंग और शिप रिपेयरिंग को प्रमोट करने के लिए 100% FDI अलाउ किया है और वो भी ऑटोमेटिक रूप से। इसके साथ ये सारी जानकारी यहाँ पर समाप्त होती है। अगली जो एक इम्पोर्टेंट चैप्टर हम लोग आगे पढ़ेंगे, इंडिया में जो है शिप ब्रेकिंग इंडस्ट्री। ठीक है, बहुत फेमस इंडस्ट्री है और इंडिया में बहुत ज़्यादा चलता है। तो शिप ब्रेकिंग इंडस्ट्री हम लोग देखेंगे। इसके बाद में हम देखेंगे कि भारत में शिपिंग इंडस्ट्री के लिए अपॉर्चुनिटी क्या है। इसके बाद हम देखेंगे उसकी प्रॉब्लम क्या है, सॉल्यूशन क्या है और सरकार ने क्या कदम उठाए। और इसी के साथ हमारा शिपिंग सेक्टर जो सिविल शिपिंग है वो समाप्त हो जाएगा। उसके बाद हम लोग जो है चर्चा करेंगे इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट का और उसके बाद हम लोग करेंगे नेवल शिपिंग का। थैंक यू।